अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। अगस्त का महीना खुशियों और मुसरतों का पैगाम लेकर आता है। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम लहराते हुए नजर आते हैं। 14 अगस्त 1947 का सूरज बरे सगीर के मुसलमानों के लिए आज़ादी का पैगंबर बनकर तुलू हुआ था। आज़ादी का यह हुसूल कोई आसान काम नहीं था, जैसा कि शायद आज समझा जाने लगा है। तो अहले वतन उठिए और पाकिस्तान को सही मायनों में पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करें। तहरीक पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वालों की कुर्बानियों को याद करें। अखुवत और भाईचारे को आम करें। हमारी पहचान एक पाकिस्तानी की होनी चाहिए और यही माह आज़ादी का हम सब के लिए पैगाम है। मेहनत नए पाकिस्तान के लिए भी बहुत हो रही है, जोड़ तोड़ जारी है। आज़ाद उम्मीदवार अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये वही हैं जिनका ना कोई दीन था ना ईमान था, ये सबसे बड़े ज़मीर फरोश थे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे होने वाले प्राइम मिनिस्टर कहते थे। आज यही आज़ाद उम्मीदवार उन्हें नए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं। खैर है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। 2013 से 18 हो गया, 35 पंक्चर का शोर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस गुब्बारे से हवा कैसे निकली ये आज मैं बताऊंगी। बताना तो वैसे आज ये भी है कि जो सबसे बड़े डाकू थे वो दोस्त हो गए। क्या दोस्त के बाद अब वो नैबज़दा भी हो गए? बताने को आज बहुत कुछ है। बलूचिस्तान का अहवाल भी है, लेकिन उससे पहले होंगी हेडलाइंस। पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट पैकेज से मुतालिक अमरीकी बयान नामुनासिब करार देकर मुस्तरद कर दिया। पैकेज को CPEC से मशरूत करना दुरुस्त नहीं। निगरान वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला हुसैन हारून की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माशी मुश्किलात में मदद के बदले डू मोर का मुतालबा किया जाता रहा। इस बार साफ कह दिया सिस्कियाँ लेकर नहीं जी सकते। अमरीकी बयान पर मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी था। इमरान खान वज़ारत उज़्मा का हलफ ऐवान सदर में उठाएंगे। तकरीब सादा और पुरवकार होगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फैसला हो गया। नईम उल हक कहते हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सार्क ममालिक के सरबराहान को बुलाने का फैसला कल तक हो जाएगा। नंबर गेम में तहरीक इंसाफ बाजी ले गई। पंजाब में 29 में से 24 आज़ाद अरकान ने बल्ला थाम लिया। नंबर पूरे होने के बाद PTI के लिए नई मुश्किल। नायबज़दा लोग नए पाकिस्तान में बड़े ओहदों पर कैसे बिठा दें? पंजाब में वज़ारत आला किसको दें? इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मुशावरत। सीनियर क़यादत ने परवेज़ इलाही को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने की मुखालफत कर दी। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर होंगे। MMA के बाद पीपल्स पार्टी ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। पार्लिमानी पार्टीज के इजलास के बाद बाज़ाब्ता ऐलान होगा। कमर जमान कायरा कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ऑपोजिशन लीडर के उम्मीदवार नहीं। NA 60 पर नए सिरे से इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। शेख रशीद जीत के लिए पुराज़म भतीजे को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा के बाद हलके में इंतखाबात मुलतवी किए थे। सॉरी, जबान फिसल गई थी, अपने लफ्जों पर नादिम हूँ। परवेज खटक ने इंतखाबी मुहिम के दौरान नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। केस का फैसला 9 अगस्त को सुनाया जाएगा। इलेक्शन में भरपूर शिरकत पर मुसल्लह अफवाज का आवाम से इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने इंतखाबी अमल के दौरान शहीद होने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक को कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। अफगानिस्तान से बातचीत के अमल पर इत्मीनान का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने राहील शरीफ और शुजा पाशा की बैरून मुल्क मुलाजमतों का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी दिफा को 27 अगस्त तक तफसीलात फराहम करने का हुक्म। रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक बैरून मुल्क नौकरी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नामुनासिब सहूलतों का भांडा आखिर क्यों फोड़ा? मुल्तान के निश्तर अस्पताल की इंतजामिया तशद्दुद पर उतर आई। कवरेज के लिए जाने वाले समा के रिपोर्टर को अस्पताल में कैद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का नोटिस, रिपोर्टर पर तशद्दुद करने वाले 2 गार्ड्स बरतरफ। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में रिक्शा ड्राइवर निशाना बन गया। 11 बच्चों का वाहिद कफील नफीस खान जाबहक। मुलजिमान शहरी की मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस का दावा।
समा की कोशिशें रंग ले आई। 4 सद्दा की सर जुड़ी बच्चियों सफ़ा और मरवा का मसला हल हो गया। ऑपरेशन के लिए लंदन भेजने के लिए सफरी स्ट्रेचर का इंतजाम। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी ने इमदाद की ठान ली। गुज़िश्ता रोज़ PIA ने स्ट्रेचर की मद में 6 लाख रुपए तलब किए थे। और स्वात की वादी शेंगराई का हुस्न बेमिसाल। पहाड़ों से गिरते खूबसूरत आबशार ने सयाहों को अपना दीवाना बना दिया। इलाकाई मूसीकी ने हसीन लम्हात में रंग भर दिए। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आगाज़ करती हूँ उसी टॉपिक से जिसे जानने के लिए इस वक्त पूरा पाकिस्तान बेचैन है, बेताब है। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ का जोड़ तोड़ जारी है जनाब। आज फैसलाबाद से आज़ाद रुकने कौमी असम्बली चौधरी आसिम नज़ीर, इन्होंने भी PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है। PTI का नंबर गेम अब कहाँ तक पहुँचा है, बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर। अब्बास शब्बीर, ज़रा बताइएगा कौन कौन शामिल हो गया है, क्या नंबर हो गए हैं पंजाब में और क्या नंबर हो गया है वफाक में? चौधरी निसार इस वक्त आज़ाद हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के कोई चांसेस हैं, ये भी बता दीजिएगा। देखें कि अगर पंजाब असेंबली की बात की जाए तो आज़ाद अरकान की शमूलियत का मैदान तहरीक इंसाफ ने मार लिया है। 24 आज़ाद अरकान जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। एक आज़ाद रुकन मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुआ है। 5 ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। चौधरी निसार अली खान, गुलाम रसूल सांगा, मोहम्मद माविया की अभी आज़ाद हैसियत में वो बरकरार हैं। इसके अलावा अहमद अली औलख ने भी अभी किसी फैसले पर नहीं वो पहुंचे। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद पंजाब में जो तहरीक इंसाफ का नंबर गेम है वो 147 हो गया। अगर इसमें मुस्लिम लीग काफ के 8 अरकान की हमायत भी शामिल की जाए तो ये 155 तक पहुंच जाती है। और तहरीक इंसाफ दावा करती है कि पंजाब में हुकूमत साजी के लिए उनकी नंबर गेम मुकम्मल है और वो हुकूमत बना रहे हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पर 126 नंबर पर मुस्लिम लीग नून है पंजाब में। अगर कौमी असेंबली की पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो वहां पर भी तहरीक इंसाफ में 5 MNAs जो हैं वो आज़ाद हैसियत के थे और उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। 121 नंबर तक पहुंच चुकी है नंबर गेम कौमी असेंबली में। साले मोहम्मद, फखर इमाम, मियां अब्दुल गफ्फार भट्टो, सनाउल्लाह मस्तीखेल और ठीक है अब्बास शब्बीर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर गेम सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नंबर गेम पूरा कर चुकी है। वजारत उस्मा की कुर्सी भी पक्की हो गई है और पाकिस्तान पंजाब में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। तो अब सवाल ये है कि जो PMLN की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि बनी गाला जो लोग जा रहे हैं वो भी वापस आएंगे और हम हुकूमत बनाएंगे, तो अब उनका क्या हुआ? खैर, इंतखाब के नताइज के बाद इमरान खान की वजारत उज़्मा के लिए कुर्सी तो पक्की हो गई है, लेकिन दरअसल किरदार अदा किया है आज़ाद उम्मीदवारों ने। मगर खान साहब क्या कहते रहे इन आज़ाद उम्मीदवारों के लिए, पहले आपको वो याद दिलाते हैं फिर बात करते हैं। इमरान खान ने इंतखाबात में अक्सरियत तो हासिल कर ली, लेकिन वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए बड़े जतन करने पड़ रहे हैं। GDA, BAP, काफ लीग और AML ने कुछ लोग और कुछ 2 पर साथ देने का वादा तो कर दिया, लेकिन वजारत उज़्मा की कुर्सी पक्की करवाई आज़ाद उम्मीदवारों ने। न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब में भी PTI का वज़ीर आला लाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों ने इमरान खान को नंबर्स गेम में आगे कर दिया। मगर खान साहब जो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों के बल पर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या राय रखते थे, जरा खुद ही देख लीजिए। मैं जरा आपको बताता हूँ आज़ाद उम्मीदवार क्या होता है। ना उसका कोई नजरिया, ना कोई दीन, ना कोई ईमान। आपकी वोटों से आता है, आपकी वोट से, आपकी वोट लेके असेंबली में जाता है और तो उधर अपने आप को नीलाम कर देता है। जो ज्यादा उसको माल दे उधर चला जाता है लोटा, जिधर पैसा उधर लोटे का मुंह मुड़ जाता है। उम्मीदवारों, तुम्हारे दिन खत्म हो गए हैं क्योंकि नजरिए की सियासत आ गई है। इसीलिए सियाने कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। तो इस वक्त शहजाद इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, सबसे पहले तो वेलकम कहूँगी आपको प्रोग्राम में। ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनका दीन नहीं होता था, इनका ईमान नहीं होता था, ये ज़मीर फरोश होते थे, तो क्या इलेक्टेबल्स की तरह आज़ाद उम्मीदवारों की भी अहमियत का, इनकी साइंस का खान साहब को पता चल गया, या फिर सियासत चीज़ ही ऐसी है बड़े बड़े उसूली सियासतदानों को भी अपना बयान तब्दील करने पर, यू टर्न लेने पर मजबूर कर देती है?
जी, आपने दुरुस्त कहा, सियासत है ही ऐसी, और पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत होती है उसमें अपने मौके पर डटे रहना बड़ा मुश्किल होता है। अपने असूलों पे डट के अगर सियासत करने जाए तो शायद नाकामी होती है। इमरान खान साहब ये बखूबी सीख चुके हैं। आपने तो अभी ये जो शॉट सुनवाया है ये 2013 के इलेक्शन से पहले का है। 2018 के इलेक्शन से पहले भी करंट अफेयर्स जलसे में उन्होंने यही बात कही थी कि आजाद उम्मीदवार जो है वो पैसा खर्च करके इलेक्शन जीतते हैं और फिर अपना जमीर बेच के किसी और पार्टी में आ जाते हैं। तो अब ये वजाहत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए कि वो जो एफिडेविट साइन कर रहे हैं आजाद उम्मीदवार, क्या वो इस चीज पे, इस बात पे कर रहे हैं कि उनका एकदम से नजरिया जो है वो पीटीआई जैसा नजरिया हो गया, क्योंकि खान साहब कहते हैं उनका कोई नजरिया नहीं होता, या फिर उनको खरीद कर वो पार्टी में लेके आ रहे हैं और आजाद उम्मीदवार अपना जमीर भेज रहे हैं। ये जरा पीटीआई को इस बात पे वजाहत करनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा, दो बुनियादी चीजों पर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जिस पर पीटीआई ने अपना असूल तब्दील किया है। इलेक्टेबल्स पर जो मौके था 2013 में वो बदल गया तरीके इंसाफ का, उनको पता चल गया इलेक्टेबल्स के बगैर बहुत बाद हल्कों में आप जीत नहीं सकते, और अब ये भी उनको एहसास हो गया है कि अपनी हुकूमत में। लेकिन शहजाद देखें 2018 के लिए तो उनको ये एहसास हो गया, इलेक्टेबल्स की सियासत का भी खान साहब ने जो बात की उस पर भी यू टर्न ले लिया, अब आज़ाद उम्मीदवारों की अहमियत का भी उन्हें बखूबी अंदाजा हो गया है। तो चलिए ठीक है, अभी तो हुकूमत बनाने में ये आज़ाद उम्मीदवार भी और इलेक्टेबल्स भी इनको फायदा पहुंचाएंगे। 2023 के इंतखाबात में नुकसान नहीं होगा खान साहब को इसका? मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा, देखिए इस वक्त जो इमरान खान का पुराना स्टेटमेंट है ना कि जो आजाद उम्मीदवार होते हैं वो पैसा लगा के जीतते हैं और फिर अपना जमीर बेच के, मुझे उस बयान से ज्यादा इख्तलाफ है बजाय इनके आजाद उम्मीदवार को लेने से। आप हर आजाद उम्मीदवार की जो है उस नियत पर शक नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हल्के में बड़ा असर होता है और वो चाहते हैं कि वो आजाद लड़े और फिर वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे हुकूमत हो, जाहिर सी बात है पावर में रहना होता है। लेकिन ये कहना कि वो अपना जमीर बेच के जो है पार्टी में आते हैं या पैसा लेकर पार्टी में आते हैं, मुझे इस बयान से ज्यादा इख्तलाफ है। आपको देखना पड़ेगा, आजाद उम्मीदवार भी अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। शायद कोई जेन्युइनली समझता हो कि पीटीआई का या पीएमएनएन का मंशूर दुरुस्त है और मैं उस पार्टी में जाके फायदा पहुंचा सकता हूँ। मेरे ख्याल से उस बयान से मुझे ज्यादा ठीक है शहजाद, बेहद शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन इमरान खान साहब जो पहले बातें करते थे अब वो उस पर लेते हैं, तो खान साहब को अब जो बातें करनी होंगी जरा सोच समझ कर बोलिएगा, आपको आगे नुकसान भी इसका उठाना पड़ सकता है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक के जाने। 35 पक्चर के गुब्बारे से हवा निकल गई है जनाब। NA 114 यहाँ रीकाउंटिंग भी हुई और रीकाउंटिंग के बाद पीटीआई के महबूब सुल्तान फातेह करार पाए हैं। फैसल सोले हयात ने 10 पोलिंग स्टेशंस पर मुस्तरदशुदा वोटों की रीकाउंटिंग करवाई, लेकिन मुस्तरदशुदा वोटों की रीकाउंटिंग में भी तहरीके इंसाफ आगे रही। तो 35 पंक्चर जो कि 2013 के इंतखाबात में जो बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी वो इस बार भी बात होना शुरू हुई। फाफिन की जानिब से भी ये बात की गई, उसके बाद खुर्शीद शाह साहब की जानिब से भी कही गई कि 35 पंक्चर नहीं बल्कि इस बार तो पूरे के पूरे इलेक्शन में ही पंक्चर लगाए गए। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि NA 114 जहाँ पर दोबारा हुई रीकाउंटिंग और इसके बाद महबूब सुल्तान फातेह करार पाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट अब भी ज़्यादा ही निकले। रिपोर्ट देखिए। 2013 के बाद 2018 में भी 35 पंक्चर का शोर। फाफिन ने मुस्तरद वोटों की तादाद पर सवाल उठाया। हैरत अंगेज तौर पर कौमी असम्बली के 35 हल्कों में 2013 की तरह जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों के हासिल करदा वोटों का फर्क इन हल्कों में मुस्तरद करदा वोटों के फर्क से कम। तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में कई पंक्चर लगाने का इल्जाम लगा दिया। ये ऐसा ही लग रहा है कि ये इलेक्शन एक अरेंज मैरिज था इमरान के साथ। 35 हल्के ऐसे हैं जिसमें फुल पंचर लगाए हैं, फुल पंचर, तो एक पंचर नहीं है, फुल पंचर, टायर पंचर को खोल ले और पता पड़ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। 35 पंक्चर का मामला जहां 3 दिन पहले उठा, उनमें से एक हल्का NA 114 था, जहां पीपल्स पार्टी के मखदूम फैसल सोले हयात ने रिकाउंटिंग का मुतालबा किया और साथ ही मुस्तरदशुदा वोटों की भी गिनती करवाई। लेकिन नतीजा फिर वही निकला, साहिबजादा महबूब सुल्तान फातेह करार पाए। मुस्तरद करदा वोटों की गिनती में भी पीपल्स पार्टी की शिकस्त बता रही है कि 35 पंक्चर के गुब्बारे से एक बार फिर हवा निकल जाएगी। तहरीक इंसाफ के महबूब सुल्तान साहब जिनको रिकाउंटिंग के बाद दोबारा यहाँ पर कामयाबी नसीब हुई है, साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर सबसे पहले तो वेलकम कहूँगी आपको, बहुत बहुत मुबारक हो इस कामयाबी पर। सिर्फ 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगा पर रिकाउंटिंग हुई, फिर भी आप आगे निकले, तो सर
रिकाउंटिंग के बाद पोजीशन क्या रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपकी? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा टीवी का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे आज अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया, और मेरी बाकी चैनल से भी ये इस्तदा है कि कम से कम वन साइडेड स्टोरी नहीं पेश करनी चाहिए। कि अगर कभी भी कहीं फैसल साले हयात साहब कोई बात करते हैं तो आप प्लीज़ मुझे भी वहाँ पे बुला लिया करें और मुझे भी मौका दिया करें कि मैं भी अपना मौक़िफ़ बयान कर सकूं। और ये जो कहते हैं ना जी 35 पंक्चर्स लगे हैं, ये हुआ है वो हुआ है, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम लोग हकीकत बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं बिल्कुल जो है कि 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो ये इलेक्शन गुजरे हैं ये इस मुल्क के सबसे शफाफ तरीन इलेक्शन गुजरे हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो आर्मी ने पार्ट प्ले किया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हर किसी को पता है कि ये इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह PTI की जो है कि उनको सुल्तान साहब, जैसा कि आप बात कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ और उनका आपका भी मौक़िफ़ ले लिया जाता, फैसल साले हयात की अगर बात हो रही थी तो समा सर बैलेंस खबर देता है, इसी वजह से आपका मौक़िफ़ लेने के लिए हम आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं। आपसे राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा आपकी जानिब आते हैं, दोबारा आपसे बात करते हैं। खैर हुआ यहाँ पर कुछ यूँ है कि 35 पंक्चर का इल्ज़ाम NA 114 पर लग रहा था। यहाँ पर रिकाउंटिंग हुई है, 10 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो खोले गए हैं और इसके बाद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है वो यहाँ पर बेहतर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही यहाँ से जीती है। अलबत्ता फाफिन की जानिब से ये कहा गया था कि मुस्तरद शुदा जो वोट हैं वो जीत के मार्जिन से ज़्यादा हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो मुस्तरद शुदा वोट जिनके बारे में फैसल साले हयात कह रहे थे कि उसको भी काउंट किया जाए, गिनती से खारिज शुदा वोटों की तादाद भी इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, 12,970 ये वोट्स हैं। तो महबूब सुल्तान साहब दोबारा एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। सर ये कहिएगा कि फाफिन की जानिब से कहा जा रहा था मुस्तरद शुदा वोट जो हैं वो जीत के मार्जिन से ज़्यादा हैं, जब उन्हें काउंट किया गया है तो उसमें आपकी पोजीशन क्या रही है? मैं अर्ज़ करूँ जी, ये जो मुस्तरद शुदा वोट थे वो थे जी 12,970, 12,970। जब उनको दोबारा देखा गया है, मखदूम फैसल साले हयात साहब और मुझे दोनों को बिठा के और RO साहब ने चेक किए हैं, तो उसमें 117 वोट जो हैं वो वैलिड करार दिए गए मेरे हक़ में, और 116 वोट जो हैं वो मखदूम फैसल साले हयात साहब के हक़ में उन्होंने वैलिड करार दिए। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक वोट की मुझे बरतरी हासिल है। और मैं एक चीज़ आपकी गोशगुजार करूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट झंग में किसी जगह पे कोई नाखुशगवार वाक़े की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। किसी कैंडिडेट ने कोई कंप्लेन नहीं की कि कहीं पे कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ हो। जब मेरे ओपोनेंट मखदूम साहब के पास कोई बात रह नहीं थी गई तो उन्होंने जाके RO साहब को एक एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन में उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि जी कि कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर बिजली चली गई और जिस वजह से हमें ख़दशा है कि शायद काउंटिंग का कोई इसमें जो है कि फ़र्क ना आ गया हो। तो उसका ये है कि जनाब पूरे डिस्ट्रिक्ट झंग की जो कि रिपोर्ट आई है, उस दिन ना ही कोई फीडर ट्रिप की है और ना ही कोई एक जगह भी नहीं है कि जहाँ पे बिजली कहीं गई हो। उसके बाद उन्होंने जो 10 पोलिंग स्टेशंस का इंतखाब किया, वो भी उन्होंने उन 10 पोलिंग स्टेशंस का इंतखाब किया जिनमें 90% से ज़्यादा वोट मुझे मिले हुए थे, वो तहसील अहमदपुर के थे। उनमें मेरे ख्याल में जो 10 पोलिंग स्टेशंस थे उनकी जो एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको दूं कि उनमें 5,970 वोट मुझे मिले हुए थे जो उन्होंने पोलिंग स्टेशंस दिए, और 1,551 वोट मखदूम फैसल साले हयात साहब को मिले हुए थे। जी
बिल्कुल सर, जो आप नंबर्स बता रहे हैं ये नंबर्स हमारे पास भी मौजूद हैं और ये नंबर्स हम स्क्रीन पर नाज़रीन को दिखा रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब को दरख्वास्त की गई, फैसल सालेह हयात साहब की जानिब से 10 पोलिंग स्टेशन को खोल भी दिया गया, काउंटिंग भी यहाँ पर हो गई, लेकिन अब इसके बावजूद भी वो शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं सर, तो आपका लाए अमल क्या होगा? जनाब, मैं अर्ज़ करूँगा जी कि मखदूम फैसल सालेह हयात कभी भी न्यूट्रल अंपायर्स के अंदर खेलने के आदी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपके और गोशगुजार कर दूँ कि मखदूम फैसल सालेह हयात ने आज तक जितने भी इलेक्शंस जीते हैं, हमेशा जब भी शाहजीवना वर्सेस शाहजीवना कंटेस्ट हुआ है तो मखदूम साहब की उनमें इलेक्शन वो जीतते रहे हैं। अवाम को जब कभी भी ऑप्शन मिली है उनके खिलाफ, मखदूम साहब आज तक कभी इलेक्शन नहीं जीते। 2002 में भी मखदूम फैसल सालेह हयात साहब मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको 11,000 वोटों से शिकस्त दी थी। पिछला इलेक्शन उनको गुलाम मोहम्मद लाली साहब के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन में वो 19,000 वोटों से हारे। मेयर असलम भरवाना साहब के खिलाफ वो इलेक्शन लड़े, उसमें भी उनको बुरी तरह शिकस्त हुई। मरहूम कैंडिडेट रियाज हसमत जंजुआ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े तो उसमें भी उनको बुरी तरह शिकस्त हुई है। ये आज तक कभी भी नहीं हुआ कि जब अवाम को कोई ऑप्शन मिली हो शाहजीवने के अलावा तो उन्होंने हमेशा इनको रिजेक्ट किया है। ठीक है सर, लेकिन अब वो इसके लिए जा रहे हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि अब आप क्या करेंगे? ये तो आप बता रहे हैं वो कहाँ से उनको शिकस्त होती रही है, लेकिन अब क्योंकि वो इस फैसले को मान ही नहीं रहे, इस बात को मान ही नहीं रहे कि उनको शिकस्त हुई है, अब वो जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो आप क्या करेंगे इसके जवाब में? मैं अर्ज करूं जी, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के करम व फजल से जो मुझे अल्लाह ताला ने कामयाब किया है, मुझे अपनी आज़ाद अदलिया के ऊपर भी 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे। और ये भी मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर कोई और पोलिंग देखें जी कि असल तो अब ये मामलात जाने हैं ट्रिब्यूनल के अंदर। हमेशा इलेक्शंस में जो भी नताइज आरओज़ फाइनल करके देते हैं, ये जब ट्रिब्यूनल्स बनते हैं तो ये ट्रिब्यूनल्स पे डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या करना है। और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर ये ट्रिब्यूनल्स में ये मामलात गए तो इंशाल्लाह ताला मेरी लीड में मज़ीद इजाफा होगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद है आपको। बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे सुल्तान साहब, और आपको ऐसी उम्मीद है कि अगर ये ट्रिब्यूनल में भी फैसला चला जाता है तब भी ये आपके हक में ही आएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ती हूँ, नाबज़दा लोगों को नए पाकिस्तान के ओहदों पर कैसे बिठा दें? चेयरमैन इमरान खान इस सवाल पर उलझे हुए हैं। सीनियर क़यादत ने परवेज़ इलाही को स्पीकर बनाने की मुखालिफत जो कर दी है। नया पाकिस्तान, नई हुकूमत के नए ओहदे और नायब अरकान हुकूमत चेयरमैन पीटीआई के सामने एक मुश्किल सवाल बन गए। नायब लोगों के नाम सामने आए तो सीनियर क़यादत आड़े आ गई, परवेज़ इलाही को स्पीकर बनाने की मुखालफत कर दी। सीनियर क़यादत का कहना है परवेज़ इलाही और अलीम खान नैब के रडार पर हैं। वो पहले क्लियर होंगे, फिर किसी अहम ओहदे के अहल होंगे। वज़ीर आला पंजाब किसे बनाया जाए? स्पीकर पंजाब असम्बली कौन होगा? ये सवाल इमरान खान की सियासी हिकमत का पहला इम्तिहान बन गए। देखते हैं वो किस तरह सूरत हाल से निपटते हैं। तो इमरान खान इस वक्त इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। अहम ओहदों के लिए इमरान खान की ज़ेर सदारत जब इजलास हुआ है नए पाकिस्तान में, जो पुराने नायबज़दा लोग हैं उन्हें ओहदे कैसे दिए जाएं, परवेज़ इलाही को पंजाब में स्पीकर न बनाया जाए, सीनियर क़यादत की जानिब से उनको ऐसा मशवरा दिया जा रहा है, जबकि आज नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। नईमुल हक की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नया पाकिस्तान है, नई हुकूमत के नए ओहदे हैं और नायबज़दा अरकान जो अरकान हुकूमत हैं चेयरमैन पीटीआई के सामने एक मुश्किल सवाल बन गया है। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। परवेज़ इलाही साहब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूँगी, बहुत बहुत मुबारक हो जो कामयाबी आपने हासिल की है। सर, ये बताइएगा कौन सा ओहदा आपको मिलने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, बात सुने, पहले तो आपकी नैब वाली बात मैं क्लियर कर दूं। नैब का जो इशू है ना, ये सन 2000 से पहले का, ये जब मार्शल लॉ लगा था मुशर्रफ साहब का, तो इस तरह के इशू आए थे, वो सारे क्लियर हो गए सारे। उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़े
चीफ मिनिस्टर बना, फिर अपोजिशन लीडर बना, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना, फिर मेंबर रहा हूँ खाली नेशनल असम्बली का। तो ये क्या ऐसी बस ये बातें हैं सारी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात हुई है किसी से, ना ही कोई। तो परवेज इलाही साहब, यानी इमरान खान की तरफ से आपसे ऐसी कोई बात नहीं की गई, सीनियर क़यादत की जानिब से आपसे ऐसी कोई बात नहीं की गई, आप स्पीकर के लिए पक्के उम्मीदवार हैं सर? बल्कि जो बात हुई है मैं आपको बता दूं। जी जी प्लीज बताइए। बल्कि मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। देखिए, जब हम गए थे तो बड़े खुशगवार माहौल में बात हुई थी और उन्होंने मुझे जाते ही कहा कि चौधरी साहब आपने सीट नहीं छोड़नी सूबे की, आपने स्पीकर बनना और हमारी ख्वाहिश है कि आप स्पीकर बने, क्योंकि ये इतनी बड़ी 150 की अपोजिशन और आपको तजर्बा इतना, तो आप हमारा साथ दें। मुल्क के हालात ऐसे। परवेज इलाही साहब, ये इमरान खान साहब ने कहा है आपको? इमरान खान साहब ने कहा है, वो पूछ लें उनके जो बैठे हुए थे वहाँ उस वक्त। तो शुजात साहब ने कहा देखें खान साहब, जो मुल्क के हालात हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, हम चाहते हैं कि खुल के आपका साथ दिया जाए। तो ऐसी कोई हम शराइत नहीं रख रहे, तो इंशाल्लाह जब इकट्ठे चलेंगे तो आपकी मुश्किलात के हल में हम मावन होंगे और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंशाल्लाह हम सही काम करें। फिर उन्होंने कोई 10 मिनट जो मेरे काम थे उसकी तारीफ की, जो कि वो टीवी पे भी करते हैं। तो ये पता नहीं ऐसी लोग खबरें चलाते हैं जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन परवेज इलाही साहब, इससे पहले इसके अलावा किसी वजारत वगैरह के बारे में बात हुई है? आपके लोगों को कोई वजारत मिल रही है, ऐसी कोई बात हुई है खान साहब से आपकी? देखें, कोई ऐसी जो भी बात होगी वो हम आपस में बैठ के तय करेंगे सारे मामला। तो ये चीजें साथ साथ होंगी। जब हम इकट्ठे चलेंगे तो फिर मिलजुल के ही सारी चीजें का हल निकलता रहेगा। अच्छा परवेज इलाही साहब, आपने एक बात कही कि टीवी पर भी बैठ के इमरान खान साहब इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो टीवी का ही एक बयान मुझे भी याद है, काफ़ी पुराना। वो एक बात किया करते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। तो सर, आपने ऐसा क्या काम किया या फिर आपने ऐसा क्या गोल के पिलाया खान साहब को कि वो अब इतनी आपके काम की तारीफें कर रहे हैं? आप बता रहे हैं बैठ के वो काम की तारीफें कर रहे होते हैं। कभी खान साहब ने 5 साल से तो हम अपोजिशन में इकट्ठे चल रहे हैं, सेनेट में भी, असम्बली में भी, धरनों में भी। मैंने तो 5 साल में खान साहब से मुंह से कोई ऐसा फिक्रा नहीं सुना। सर, मैंने खुद सुना है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। वो इस तरह से अपने जलसों में खड़े होकर बोलते रहे? नहीं, वो कोई मैंने नहीं सुना बहरहाल। और देखें, वो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो चाहते नहीं हैं कि खान साहब कामयाब हों, जो जिनके अपना इंटरेस्ट है। वो हो सकता है किसी और पार्टी के लोग हों। कौन है वो अपने लोग? अपने नहीं, मतलब है ये कोई भी हो सकते हैं, नून में से हो सकते हैं जो उनके मुखालिफ हैं। देखिए, उनको सबको ये था कि शायद ये यही मामला फंस जाएगा, तो हमने बड़ा एमिकेबली फौरन सेटल हो गया सारा कुछ। परवेज इलाही साहब, क्या डर है आपको? नाम ले लें, बता दें कौन लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि खान साहब काम करें। आपको नहीं पता कौन मुखालफत कर रहा है खान साहब? सर, मुझे नहीं मालूम। सर, आप बाखबर हैं, आपको पता होगा, आप बताएंगे ना सर। जो उनके मुखालफीन हैं, सियासी मुखालफीन हैं, वो जाहिर है वो तो नहीं चाहते खान साहब कामयाब हों किसी काम। सर, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन लोग हैं वो आप भी ढूंढे, हम भी ढूंढ के तो इकट्ठे उनको लाते हैं ना। परवेज इलाही साहब, क्योंकि बात आप कर रहे हैं तो फिर जरूरी होगा कि आप ही इसको क्लियर कर दें कि आखिर वो कौन लोग हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि जिस इजलास की आप बात कर रहे हैं खान साहब ने, जिसमें आपके काम की बहुत ज़्यादा तारीफें की हैं माशाल्लाह, तो उस इजलास में मजीद क्या बातें हुई हैं? सर, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? देखें, ये उनकी पार्टी का मसला है। हमारा मुनासिब नहीं लगता था कि हम उनको पूछे जी कौन होगा। अच्छा सर, खाफ लीग का कोई है कैंडिडेट ऐसा जिसको आप चाहें कि वज़ीर आला पंजाब का ओहदा उनको मिल जाए? देखिए, वो हमारा उनके साथ ये तय हो गया है कि ये ओहदा जो है वो अपनी पार्टी को देंगे, और जिसको भी देंगे हम इंशाल्लाह उनको वोट देंगे, और हमारी पूरी एफर्ट होगी, जो भी उनका कैंडिडेट होगा पीटीआई का, हम इंशाल्लाह कामयाब कराएंगे जितने भी हम वोट ला सके। और अपने तो हैं। अच्छा परवेज इलाही साहब, जब इकट्ठे चल रहे हैं तो फिर परवेज इलाही साहब, मुझे ये बताइएगा कि वो ऐसी भी खबरें मिल रही थी कि 10 अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के जिनकी आपसे मुलाकात हो रही है, जो आपसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। सर, वो कौन से 10 अरकान हैं?
क्यों आपने दौड़ाना है उनको मुझसे? नहीं सर, कम से कम पता चल जाएगा ना कि हैं कौन, नून लीग के कितने अरकान हैं जो इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं और आपकी स्पीकर बनने की हिमायत कर रहे हैं सर। वो देखें, ये हमारा सियासत में 38 साल हो गए हैं, ये मैंने अपना काम खुद नहीं खराब करने कभी किया नहीं। तो सर कम से कम ये तो बता देना कि कितने अरकान हैं जो इस बात की हिमायत करें कि आप स्पीकर बन जाएं। जब रिजल्ट आएगा ना इंशाल्लाह, वो आप देखेंगे, उसके बाद फिर आप कहेंगे जी कि ठीक थी आपकी बात। इंशाल्लाह वो मेरी बात ठीक साबित होगी, क्योंकि ये को पहली दफ़ा हम थोड़ा असम्बली का काम कर रहे हैं या सियासत कर रहे हैं, आपको नजर आएगा इंशाल्लाह कामयाब। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आपको और इमरान खान को इत्तेहादियों के ज्यादा नंबर्स मिल जाएंगे सर? इंशाल्लाह उससे ज्यादा मिलेंगे। जो सर कम से कम कितने मिल जाएंगे? परवेज इलाही साहब कितने नंबर्स बताएंगे सर? देखें, वो जब ये होगा, इसका इलेक्शन होगा, स्पीकर का होगा पहले, तरीकाकार ये है कि स्पीकर का इलेक्शन होगा पहले और फिर स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर का कराएगा, और ये सीक्रेट बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट होगा, और उसके बाद फिर स्पीकर जो होगा वो इलेक्शन कराएगा चीफ मिनिस्टर का। ठीक है परवेज इलाही साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी अहम बातें की आपने। गो के आपने उन 10 अरकान नहीं बताए कि वो कौन से अरकान हैं जो इस वक्त आपके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं या फिर आप में आपके साथ शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 7 से 8। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, हम नहीं, बात है मीशा शफी की, जिनकी अपील गवर्नर पंजाब ने भी मुस्तरद कर दी है। इससे पहले सूबाई मोहतसब भी अली जफ़र के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर चुके हैं। मीशा शफी जिनकी जानिब से हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए गए थे, हैरेसमेंट के इल्ज़ामात लगाए गए थे अली जफ़र के ऊपर, और अब सूबाई मोहतसब के बाद इनकी एक और अपील भी मुस्तरद हो गई है। शाहिद हुसैन साथ मौजूद हैं, इनकी जानिब चलती हूँ, उनसे तफसील जान लेती हूँ। शाहिद ज़रा बताइएगा। जी, जो अली जफर हैं उन्होंने डेफामेशन का केस मीशा शफी के ऊपर किया हुआ है, जो एडिशनल सेशन जज की अदालत में चल रहा है। लेकिन जो मीशा शफी हैं उन्होंने एक अपील दायर की विमेन प्रोटेक्शन बिल के तहत ओम्बड्स पर्सन के पास, और ओम्बड पर्सन ने ये अपील इसलिए, या मुतसिब ने ये अपील इसलिए मुस्तरद की कि उनका जो फैसला लिखा गया उसमें ये कहा गया कि मीशा शफी और अली जफर के दरमियान एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, और ना ही बॉस और सबॉर्डिनेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट था। तो ओम्बड्स या मुतसिब के पास केस जब दाखिल किया जाएगा तो सिर्फ इसी बुनियाद पे होता है कि उसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन हो या बॉस और सबॉर्डिनेट का रिलेशन हो। इसी बुनियाद पर मुतसिब ने इस केस को खारिज किया, और मुतसिब की अपील जो है वो लाई करती है गवर्नर पंजाब के पास। गवर्नर पंजाब ने भी उसी फैसले को अपहेल्ड किया जो मुतसिब की जानिब से सुनाया गया था। लेकिन अब चूंकि 2 जगहों से ये अपील और पिटीशन की खारिज हो चुकी है, तो अब गवर्नर पंजाब के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकती है, और हो सकता है कि मीशा शफी जो है अब मीशा शफी आखिर कर क्या रहेंगी, क्या करने जा रही हैं, क्या इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी या नहीं करेंगी? मीशा शफी के वकील अहमद साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। अहमद साहब, आपकी अपील गवर्नर पंजाब ने भी मुस्तरद कर दी है, सर आगे क्या करने जा रही हैं मीशा शफी? पहली तो बात है कि मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि जिस कानून के तहत हम इस केस को लेकर आगे चले थे वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है जी, और 2010 का पंजाब की अमेंडमेंट 12 की है वो कानून है। उस कानून का बिल्कुल ये मकसद जरूर है, जिसका एक जुज़ या एक हिस्सा ये है कि एम्प्लॉयमेंट पर आप वर्क प्लेस को सेफ करें, बट उसका जो बेसिक प्रेमिस है जिस पर वो कानून बनाया गया था, बिकॉज मैं भी उस कमेटी में शामिल हूँ जिसने रिफॉर्म सजेस्ट की, उसमें वो ये है कि वर्क प्लेस को सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाए। अब उसी बेसिकली सिलसिले में जब जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई हमारे मुल्क में, उसमें एक केस ऐसा भी है जहां पर स्टूडेंट को भी ये बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है कि अगर वो समझती है कि ठीक है वकील साहब, आपकी बात से अग्री भी कर लेते हैं, लेकिन अब तो आपकी जो दरखास्त थी वो मुस्तरद हो गई है ना, तो फिर आप गवर्नर के फैसले के खिलाफ क्या आप लोग आगे जा रहे हैं? क्या आपको अपील करने का इरादा रखते हैं? हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है मीशा शफी ने? जी बिल्कुल, हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे, और किन ग्राउंड्स पर चैलेंज करेंगे वो मैं बता रहा था इससे पहले
कि इन ग्राउंड पर हम इसको चैलेंज करेंगे और बिल्कुल से हम तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएंगे। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम्स हैं जिनका फैसला हमारे खिलाफ आया है और बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि पहला डिसीजन भी खिलाफ है, दूसरा भी, और अब इंशाल्लाह जो भी इसके खिलाफ लीगल रेमेडी है वो अवेल करेंगे और इंशाल्लाह वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि क्या ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया जिसके मौक़िफ़ के साथ इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है? ये मौक़िफ़ के बारे में मैं आपको जितना पहले आगाह कर रहा था और आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो मेरे साथ बात कर रहे थे, बिल्कुल इसी बात पर ही खारिज की गई है दोनों जगह से कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता। और फर्दर जो एक एग्रीमेंट जिसके तहत ये दोनों परफॉर्म कर रहे थे रिहर्सल के दौरान, जिसके दौरान ये वाकया एलिजिडली हम कहते हैं कि हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत ये उसके अंदर क्लॉज लिखा हुआ है कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेगा। तो इस चीज को बुनियाद बनाकर इसको डिस्कस किया गया है और हम समझते हैं। ठीक है, अब जब अहमद साहब, जब मीशा को पता चला कि दूसरी दफा भी उनकी दरखास्त को मुस्तरद किया गया, तो फिर आपकी बात हुई, उनसे रिएक्शन क्या आया उनकी जानिब से? ऑफकोर्स जब आपकी 2 फोरम जो है वो इस्तदा मुस्तरद कर दें तो आप ऑफकोर्स इस पर प्लानिंग करते हैं, इस पर प्लानिंग करते हुए हम इंशाल्लाह अपना अगला लीगल रिकोर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मीशा को अब इस बात का यकीन है, उनको उम्मीद है कि 2 जगह से उनकी जो अपील है, जो उनकी दरखास्त है, वो मुस्तरद हुई है, तो आगे अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उन्हें इंसाफ मिलेगा? देखिए जी, अब यहाँ पर जिन फोरम्स पर हम जाएंगे वो पाकिस्तान के जुडिशल फोरम्स हैं जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। इससे पहले हम जिन फोरम्स पर अभी तक मैं तो कहूँगा धक्के खा रहे थे, वो पाकिस्तान के दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम्स थे। एक स्पेशल फोरम क्रिएट किया गया कानून के तहत ओम्बुड्समैन का, दूसरा गवर्नर का। तो शायद हम अपनी बात शायद उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए या वो उतना समझ नहीं पाए, लेकिन एक स्पेशल फोरम जिसके आगे प्रेसिडेंट करके जाएंगे, कानून ठीक है। ठीक है अहमद, आप साथ मौजूद थे, मीशा शफी के वकील हैं। मीशा का क्या रिएक्शन रहा जब से उनकी मुस्तरद हुई है और अब आगे क्या प्लानिंग करेंगे मीशा शफी कि वो हाई कोर्ट जाएंगी, हाई कोर्ट से रुजू करेंगी, तो आप हमें इस पर बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब उन नाज़रीन के लिए जो प्रियंका चोपड़ा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में प्रियंका चोपड़ा से अच्छी अदाकारा मौजूद हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में है प्रियंका से बड़ी अदाकारा। आप भी हैरान हो गए ना, आखिर कौन? फोटोग्राफर। अरे बड़ी बड़ी बातें हैं। अरे अपनी मीरा जी, स्कैंडल क्वीन मीरा ने खुद को प्रियंका से बड़ी अदाकारा करार दे दिया। That's my real Twitter page। साथ ही हॉलीवुड वालों से ख्वाहिश भी कर डाली कि प्रियंका की जगह उन्हें मौका दे। अगर कोई बहुत अच्छी एक्ट्रेस है तो वो मेरे साथ मुकाबला करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हॉलीवुड ने प्रियंका को क्रिस प्रेट के साथ कास्ट जो कर लिया है। पॉपुलर सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान। मीरा की इस नन्ही सी ख्वाहिश पर सोशल मीडिया सार्फिन चुप न रह सके, दिल खोलकर मीरा जी का मजाक बनाया। रिकॉर्ड लग जाएगा मेरा तो। नौरीन खान लिखती है टू फनी। उवैस सलीम कहते हैं बाजी को हल्का न लेना। डॉक्टर अयूब कहते हैं कि इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप नासा ज्वाइन करके स्पेस में भी जा सकती हैं। हिना लिखती है प्लीज कोई मुझे मार डाले। वहीद लिखते हैं पगली रुलाओगी क्या? I don't know। blah 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 blah। चलिए, मीरा जी को एक्टिंग आती हो या फिर ओवर एक्टिंग आती हो या नहीं आती हो, लेकिन उनको खबरों में किस तरह से इन रहना है ये उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। PIA के तरीक़ेकार पर चलती हुई एक प्राइवेट एयरलाइन शाहीन एयरलाइन, इनकी बदनज़मी भी सामने आ रही है। 200 पाकिस्तानी चीन में फंस गए हैं। वोंगजो एयरपोर्ट यहाँ पर फंसे हुए हैं मुतासिरीन, और इनके मुताबिक 29 जुलाई को शाहीन एयर से पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन फ़्लाइट नहीं आ सकी। अक्सर पाकिस्तानियों के वीज़ों की मियाद भी ख़त्म हो गई है। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हाउ बुका कर रहे हैं, परेशान हैं। सुनिए ज़रा क्या रहे हैं। हेड ऑफ कंट्रीज अनवर खान अभी हमारे पास है, उसने कहा था कि हम आपको हर हाल में फ्लाइट मैसर कर देंगे, लेकिन अभी वो कह रहे कि सर हम आप गांजो के ऑपरेशन बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल गांजो का ऑपरेशन बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। हमने तो अल्टरनेटिव फ्लाइट का मुतालबा किया कि हमको कोई अल्टरनेटिव फ्लाइट से भेज दें। सर एक इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे ये डील कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और ये हमें कहते हैं हम आपका कोई हल नहीं निकाल सकते, हम आपको किसी फ्लाइट में नहीं भेज सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अपने वापस कर। तो रिपोर्टर फरहान पराचा साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलूंगी। फरहान, जैसा कि लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि हमें कोई इसका मुतबादिल रास्ता भी नहीं दिया गया, कोई मुतबादिल फ़्लाइट के बारे में भी नहीं बताया गया, और अब ये बताया जा रहा है कि हम फ़्लाइट ऑपरेशन को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो शाहीन एयरलाइन ने, अगर ये कन्फर्म फ़्लाइट्स थी, लोगों की कन्फर्म सीटें थी, तो कोई मुतबादिल क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल, 200 से ज़ायद पाकिस्तानी शाहीन एयरलाइन की फ़्लाइट ना होने की वजह से चाइना एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं।
फंसने वालों में जो है ताजिर, तालिब इल्म और आम शहरी शामिल हैं, जबकि मुतादिद मुसाफिरों की वीज़ों की मुद्दत भी एयरपोर्ट पर भी ख़त्म हो गई है। जब मुसाफिरों से बात हुई तो उनका कहना था कि कई दिन पहले हमने सीटें बुक करवाई थी, लेकिन 29 जुलाई को सीट ना होने की वजह से पाकिस्तानी मुसाफिर चाइना एयरपोर्ट पर फंस कर रह गए हैं। पाकिस्तानी कौंसल खाने और सिफारत खाने से बार बार रब्ता किया गया, लेकिन कोई भी मसला सुनने के लिए नहीं आ रहा। हमारे वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, अब जो इंतजामिया है वो हमें कभी किसी को गिरफ्तार कर सकती है और हमारी खुदारा मदद की जाए। यहाँ पे खाने का कोई इंतजाम नहीं है, ना होटल का कोई इंतजाम किया गया है, क्योंकि खाने के लिए हलाल हराम का भी यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं होता कि हलाल है या हराम है। इसलिए कोई बार बार वो राब्ता कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हमारी मदद करें और हमें यहाँ से निकाला। ठीक है, चलें, हम उम्मीद करते हैं और दुआ गुआएं कि जो 200 पाकिस्तानी चाइना के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, इनकी मुसीबत, इनकी परेशानी किसी तरह से दूर हो। बहुत शुक्रिया फरहाना आपका। तो वफाक पर और पंजाब में सबकी नज़रें लगी हुई हैं, क्या नंबर गेम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन हुकूमत बना रहा है, कौन हुकूमत नहीं बना रहा, लेकिन बलूचिस्तान पर किसी की नज़र नहीं है, वहाँ कश्ती डूबने वाली है। इस बारे में आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद।